हेलो एवरीवन। तो यूपी ट्रिपल एस सी ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 27 अप्रैल 2025 को संपन्न हुई। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ तो कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे गए थे, यानी कि पूरे पेपर में 100 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। सभी प्रश्न बहुत ही स्तरीय रहे और ये सारे प्रश्न एक हिडन मैसेज भी हैं आप सभी लोगों के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो आपको एक संदेश तो यहाँ पर मिलता है। फिलहाल ये संदेश वही प्राप्त कर पाएंगे जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं या फिर इस पूरे सेशन को देखेंगे, ठीक है। बीच में जो लोग इसे छोड़ के चले जाएंगे तो डेफिनेटली एक जो मैसेज यहाँ पर मिलने वाला है वो उन तक नहीं पहुँच पाएगा। लेकिन फ़िलहाल हमारा काम है कि हम आपको सभी प्रश्नों के बारे में एक कंप्लीट एनालिसिस दें और सभी प्रश्नों को सही तरीके से हल करें। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो सकता है। सभी 100 प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके सामने है, किस योजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में गाँव में लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना है। समझ रहे हैं, ये जो जब कोरोना काल हुआ था ना, गांव में जब लोग लौट रहे थे तो उस दौरान सरकार ने एक योजना चलाई थी और इस योजना को नाम क्या दिया गया था, याद है आपको? देखो, ये जो योजना थी ये थी गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आत्मनिर्भर भारत अभियान, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी, दीनदयाल अंत्योदय योजना। तो सही जवाब क्या था इसमें? गरीब कल्याण रोजगार अभियान था, ठीक है। विकल्प डी सही है। और आप जानते भी हैं ये जो योजना थी यह 20 जून 2020 को स्टार्ट की गई थी। 20 जून 2020 को ये योजना शुरू की गई थी और इसका बजट था 50,000 करोड़ रुपए, 50,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में कौन सी पहल उत्तर प्रदेश सरकार की ग्रामीण विद्युतीकरण रणनीति का मुख्य हिस्सा है? तो यह था आपका सौभाग्य योजना, यानी कि विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। सौभाग्य योजना कब शुरू हुई थी? यह योजना 2017 में स्टार्ट की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस भाग के अंतर्गत पंचायतों के लिए प्रावधान किए गए हैं? तो यह भाग 9 है, आप जानते हैं, वेल नोन है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट था चौथा प्रश्न कि ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचानी गई प्रमुख कमी कौन सी थी जिसके कारण स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज प्रणाली में सुधार किए गए थे? तो यहाँ पर आपको सभी विकल्प देखने थे और सही उत्तर चुनना था। तो फ्रेंड्स, ब्रिटिश काल की पंचायत प्रणाली में पहचाने की प्रमुख कमी कौन सी थी? ये इसका विकल्प ए वाला जो था ये बिल्कुल सही था। ये क्या था? विकल्प की स्थानीय अभिजात वर्ग के पास सत्ता का अत्यधिक केंद्रीकरण होता था। विकल्प ए जो था करेक्ट था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अप्रैल 2023 में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर 35 लाख लाभार्थियों को किस योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए गए थे? तो यह थी आपकी स्वामित्व योजना, यानी कि इस क्वेश्चन का विकल्प बी करेक्ट था। स्वामित्व योजना यह कब शुरू हुई थी? आपको याद होगा 24 अप्रैल 2021 को इसे स्टार्ट किया गया था, 24 अप्रैल 2021 को। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद गांव, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, देख रहे हैं ना, गांव मतलब 1, 2 और त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना का आदेश देता है? तो ये है अनुच्छेद 243 बी, यानी कि इस क्वेश्चन का विकल्प बी करेक्ट है। मंत्रालय के संतृप्ति दृष्टिकोण 2024 के अनुसार उत्तर प्रदेश के लिए कितने ग्राम पंचायत भवन स्वीकृत किए गए थे? तो देखो, कुल मिला के देखा जाए ना तो इसका जो उत्तर है वो विकल्प ई बनेगा। कारण ये था कि 4,604 ग्राम पंचायत भवन जो थे वो स्वीकृत किए गए थे। कितने? 4,604, और इनमें से 4,604 तो कोई है नहीं, तो विकल्प ई आपका यहाँ पर सही है। जमीनी स्तर पर शासन और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में कौन सा महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजन था, क्या नाम था इसका? तो ये था विकल्प बी, इसका बिल्कुल करेक्ट था। जीवन की सुगमता पर पंचायत सम्मेलन, ठीक है। यह कब हुआ था? 19 नवंबर को हुआ था। राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी बघेल के द्वारा इसका जो है शुभारंभ किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत खंड शब्द का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर मैं श्योर हूँ बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर ये विकल्प बी को चुना होगा। ये गलत है, सही था विकल्प सी,
धारा 3 के तहत निर्दिष्ट क्षेत्र पंचायत का पंचायत क्षेत्र। ठीक है, तो ये विकल्प जो है सी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं यानी कि PRI के तीनों स्तरों की लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी प्राथमिक प्राधिकारी कौन है? तो ये विकल्प ए करेक्ट था। मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियां और पंचायतें। ठीक है, विकल्प ए करेक्ट है। 11 क्वेश्चन था कि पंचायतों को ई सक्षम बनाने के लिए राज्य जो है RGSA के तहत निम्नलिखित गतिविधियों का प्रस्ताव कर सकते हैं। PRI के लिए अनुकूलित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों का विकास जहां PES की सीमाएं हैं, और कंप्यूटरीकृत लेखांकन, रिकॉर्ड कीपिंग और स्थानीय स्तर की योजना को मजबूत करना, प्रमाण पत्र और लाइसेंस जैसी सेवा वितरण के लिए ICT आधारित समाधान लागू करना। तो इसका जो उत्तर था विकल्प 1, 2, 3 जिसमें है आपका, ये सही है, दैट इज़ इन ऑप्शन सी। आपका अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 15वें वित्त आयोग के तहत 28 राज्यों में वित्त वर्ष 2020-21 की अंतरिम अवधि में पंचायतों के लिए अनुदान के रूप में कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 60,750 करोड़ रुपए। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि सारे प्रश्न बहुत ही डीप स्टडी की डिमांड कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से बस ये कहना चाहूँगा ना कि अगर आप कोई भी प्रतियोगी परीक्षा को क्रैक करना चाहते हैं तो भाई साहब आप ना डीप स्टडी करना स्टार्ट करिए। अगर आप भाग के भरोसे हैं तो बेहतर होगा कि आप कुछ और काम धंधा खोज लीजिए, क्योंकि अब जो परीक्षाएं हो रही हैं वो सतही तौर से तो नहीं हो रही हैं बिल्कुल भी। आप खुद ही देखिए, सभी 100 प्रश्नों को देखिए अगर आपके अंदर पेशेंस है, और नहीं तो फिर छोड़ के चले जाइएगा जब आपकी मर्जी। ठीक है, अंत तक बहुत कम लोग पहुँचेंगे, मुझे पता है। गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है? किसी प्रश्न में कोई डाउट होगा आप बिल्कुल बताएंगे, और मैं आपके डाउट को हल भी करूंगा। पहले कमेंट में मैं आपके सभी प्रश्नों को, यानी जो लोग भी यहाँ पर डाउट दिखाएंगे तो पहला कमेंट वो लोग ज़रूर चेक करेंगे। ठीक है, गांव में आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे की प्रगति की निगरानी किस स्तर पर की जाती है? और डेफिनेटली ना यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने राज्य या जिला निगरानी के बिना, तो देखो राज्य या जिला निगरानी के बिना तो हो ही नहीं सकता, पंचायत स्तरीय समितियों के माध्यम से। ये सही जवाब था विकल्प बी, उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से राज्य और जिला स्तर पर। तो विकल्प इसका सही था विकल्प बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा एक PM कुसुम योजना का घटक है? PM कुसुम योजना आपको याद होगा ना, मैंने इसका फुल फॉर्म आपको कई बार बताया था। इसका फुल फॉर्म क्या किसी को याद है? मुझे पता है आपको याद है, मैक्सिमम लोगों को याद होगा। PM किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना, ये था PM कुसुम, और यह सोलर एनर्जी से जुड़ा हुआ था। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल एक ही विकल्प में सौरीकरण दिया गया था, तो इसका उत्तर विकल्प डी वाला जो था ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार PDU PSP को वर्ष 2013-14 में किस अन्य योजना के साथ मिला दिया गया था? यह था राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान के साथ। तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि CSC ग्रामीण स्टोर की कौन सी पहल वोकल फॉर लोकल अभियान के साथ संरेखित है? वोकल फॉर लोकल, तो यहाँ पर ना जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं यानी कि SHG होते हैं, किसान होते हैं, और जो ये होता है ना माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के साथ साझेदारी करना। तो विकल्प बी इसका यहाँ पर करेक्ट था, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही था। अगला क्वेश्चन था कि भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए 2024 में ग्राम स्वराज में कौन सी प्रमुख प्रौद्योगिकी प्रगति की गई है? भाषाई समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए तो ये था आपका भाषणी पहल के तहत AI संचालित अनुवाद का एकीकरण। विकल्प बी आपका इसमें करेक्ट है, 17 का बी सही था। 18वां है स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले राजस्थान में लागू की गई थी। आपको याद होगा ना, ये नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को। अगला क्वेश्चन था कि 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए सुधारों के प्रस्ताव में किस समिति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यही था विकल्प बी इसका सही था, LM सिंघवी समिति 1986, ये करेक्ट। अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि BRGF योजना के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो देखो यहाँ पर ना कुछ लोग कन्फ्यूज हैं,
एग्जैक्टली कुछ लोग बता रहे हैं डी, कुछ लोग बता रहे हैं बी, लेकिन मुझे सबसे सही यहाँ पर बी लग रहा है। ऑप्शन बी 35 सही होना चाहिए। और आपको क्या लग रहा है, सही बताना। बी और डी में कन्फ्यूज़न अगर है तो बी ज़्यादा सही मुझे लग रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के अनुसार, 243 बी के अनुसार कोई राज्य किस स्थिति में मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं करने का विकल्प चुन सकता है। तो इसमें जो विकल्प है अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें विकल्प बी सही है। यदि राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही था। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पंचायती राज मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। तो ये तो बहुत आसान सा इसका उत्तर था, विकल्प ए 2004 में। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में निम्नलिखित में किसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सही बात था इसमें पंचायती राज संस्थाएं, विकल्प बी आपका सही है। ठीक है, पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है, आपको याद होगा। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 243 ओ के अंतर्गत पंचायत चुनाव के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में कौन सा कथन सही है। परिसीमन के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, संविधान का जो अनुच्छेद 243 है उसके अंतर्गत पंचायत चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, 24 क्वेश्चन नंबर है ये। तो 24 का जो आंसर है विकल्प ए सही है। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन से संबंधित अनुच्छेद 243 के अंतर्गत बनाई गई किसी भी विधि की वैधता पर अदालत में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था 25। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था। उत्तर प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं को 12वें वित्त आयोग का अनुदान किस समयावधि को कवर करने हेतु था। तो आप यहाँ पर देखो 2005 से 2010 वाला जो विकल्प है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 2005 से 2010 ये बिल्कुल करेक्ट है आपका। फिर अगला क्वेश्चन था कि निर्मल भारत अभियान का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित करके निर्मल ग्राम पंचायतों का निर्माण करना था। घरेलू उपयोग के लिए सब्सिडी तो देंगे नहीं इसमें। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में नई सड़कें बनाना ये भी उद्देश्य नहीं था। ग्रामीण बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये भी नहीं था। सही जवाब विकल्प बी था। कुछ प्रश्न थे जो कि आसानी से पढ़ते अगर आप शांत भाव से। मैं बार बार कहता हूँ स्टडी करते समय जीवन में कोई भी कठिनाई आ जाए ना, शांत रहने का प्रयास करो। जितना शांत रहोगे आप उतना बेहतर निर्णय ले पाओगे। वित्त वर्ष 2011-12 के लिए ई पंचायत यानी कि MAP के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा बजट आवंटन और उद्देश्य गलत है। तो इसका जो ये था आपका विकल्प सी वाला। ठीक है, ये आपका उत्तर बनेगा। 2012-13 के लिए कुल बजटीय आवंटन इतना था, ऐसा नहीं था। बाकी सब करेक्ट है इसमें। अगला क्वेश्चन था कि CSC 2.0 योजना के तहत किस प्रकार की ई सेवाओं पर विशेष जोर दिया गया है। तो सरकार से नागरिक यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, विकल्प बी इज़ बिल्कुल करेक्ट है। ये आपका विकल्प बी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा स्वयं के स्रोत राजस्व OSR का प्रशिक्षण मॉड्यूल का घटक नहीं है जिसे MOPR और IIMA द्वारा विकसित किया जा रहा है। तो 29 का जो सही जवाब है क्या होगा। तो देखो विकल्पों को आसानी से पढ़ेंगे आप सावधानी से तो डेफिनेटली इसका उत्तर आप निकाल पाएंगे। तो 29 का ए विकल्प आपका सही है। पंचायतों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI हासिल करने के तंत्र। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है 30, ये प्रश्न इस प्रकार से है कि कौन सा राज्य 2009-10 में शुरू किए गए PMAGY प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना जब लॉन्च हुई थी 2009-10 में, तो कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं था पायलट चरण में। तो तमिलनाडु शामिल नहीं था। देख रहे हैं प्रश्नों को, देखिए भाई साहब आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। स्थानीय सरकारी संस्थाओं के संबंध में PK थुंगन समिति 1989 की प्राथमिक सिफारिश क्या थी। तो आप विकल्पों को पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, ये प्राथमिक सिफारिश थी। संवैधानिक दर्जा प्रदान करना और समय समय पर चुनाव सुनिश्चित करना, जो PK थुंगन समिति आई थी 1989, इसकी प्राथमिक सिफारिश में ये शामिल था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश पंचायत राज और अधिनियम के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत
शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत शासित क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है? तो इसका जवाब क्या है? 32 का सी सही था। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम 1959, तो विकल्प सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश पंचायत कानून अधिनियम, उत्तर प्रदेश पंचायत कानून संशोधन अधिनियम 1994 का प्रावधान जिसके अनुसार ग्राम सभा के सभी संदर्भों को ग्राम पंचायत के रूप में व्याख्यायित किया जाना आवश्यक है, आधिकारिक तौर पर किस तारीख से लागू होगा? तो इसका विकल्प अधिनियम के आधिकारिक रूप से लागू होने की तारीख से, विकल्प डी आपका यहाँ पर जो था ये बिल्कुल सही था, विकल्प डी सही था। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो 34 का जवाब क्या है? ये है आपकी 11वीं अनुसूची। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची उन 29 विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जा सकता है? तो यह आपकी 11वीं अनुसूची है, विकल्प सी इसका करेक्ट था। निम्नलिखित में कौन सा कार्य राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन सा कार्य है जो राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? तो इसका जवाब आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा आपको। केंद्रीय बैंकिंग नीतियों का कार्यान्वयन, इसमें ग्राम पंचायत क्या करेगी? ठीक है, तो आसानी से इसका उत्तर मिल जाता आपको। फिर अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश एवं जिला पंचायत अधिनियम, उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की किस धारा के अंतर्गत जिला पंचायत की परिभाषा दी गई है? तो 36 का जो विकल्प बी है, धारा 2 खंड 11, ये आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किस अंतराल पर वित्त आयोग का गठन? तो ये तो आसान सा प्रश्न था, विकल्प ए प्रत्येक 5 वर्ष में। अगला क्वेश्चन था 74वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज महिला, अब देखो यहाँ पर पूछ रहे हैं ना कि महिलाओं का हिस्सा तो 1/3 सीटें होती हैं, विकल्प ए करेक्ट था। फिर अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, ठीक है, यानी कि BRGF के कार्यान्वयन की देखरेख और मौजूदा विकास कार्यक्रमों के साथ इसके अभिसरण को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा सरकारी निकाय और मंत्रालय उत्तरदायी है? तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना पड़ता। उत्तर इसका आ रहा था पंचायती राज मंत्रालय और राज्य योजना आयोग, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, 39 का बी सही है। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 40 नंबर का है कि संविधान के अनुच्छेद 280(3) ख के अनुसार पंचायतों, ख का मतलब बीबी, पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसका उत्तर था केंद्रीय वित्त आयोग, यानी कि विकल्प बी सही है। देखो यहाँ पर ना बात हो रही है राष्ट्रपति के बारे में, तो केंद्रीय वित्त आयोग ही उत्तरदायी होगा। यहाँ पर राज्य वित्त आयोग जो होता वो राज्यपाल होते तो उत्तरदायी होता। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी सीमा तय की गई है। ठीक है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन था कि भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI और उत्तर प्रदेश सरकार GOUP मनरेगा निधि के अपने अंशों को कहाँ हस्तांतरित करते हैं? तो यह ग्राम पंचायत खाते में करते हैं, विकल्प डी आपका करेक्ट है, 41 का डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में 2023 से पंचायतों के प्रदर्शन मूल्यांकन और प्रोत्साहन के लिए किस सूचकांक का प्रयोग किया जाता है? तो बताओ कौन सा होता है यहाँ पर? 42 का जो उत्तर होगा क्या होगा? तो ये डी वाला विकल्प सही था, पंचायत विकास सूचकांक, विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में क्या प्रावधान है? देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश पंचायती राज नियम 1947 के नियम 186 में प्रावधान ये है कि वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तैयार करना, विकल्प बी आपका यहाँ पर सही था। तो इसका उत्तर जिन लोगों ने विकल्प बी लिखा है दिया है तो उसका उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निर्मल भारत अभियान योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड प्राप्त करने वाले 4 नमूना जांच वाले जिलों में निम्नलिखित में कौन सा जिला नहीं था? देख रहे हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी होगा, देवरिया नहीं था इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 45 कि जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अंतर्गत लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव के संबंध में
रजिस्ट्रार को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है। देख रहे हैं क्या प्रश्न है कि जो जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम है 1969, इसके अंतर्गत लोक स्थान में अभित्यक्त पाए गए किसी नवजात शिशु या शव के संबंध में रजिस्ट्रार को सूचना प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो कोई भी व्यक्ति जो नवजात शिशु या शव को पाता है जिसके लिए आगे कोई रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकल्प बी आपका यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवासीय घरों में पहले 2 किलोवाट क्षमता के लिए प्रति किलोवाट सब्सिडी राशि क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे होंगे, सही जवाब इसका क्या है, 35,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या फिर 25,000 रुपये। सही जवाब इसका विकल्प बी है, 30,000 रुपये। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जे के अनुसार राज्य विधानमंडल पंचायती राज शासन के किस पहलू को विनियमित कर सकता है। तो 47 का सही जवाब था ए, पंचायत खातों का रखरखाव और लेखा परीक्षा। विकल्प ए आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि यदि जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा। जिला परिषद किसी ग्राम पंचायत के बजट को संशोधन के लिए लौटा दे तो क्या होगा। तो होगा क्या, ये ग्राम पंचायत को निर्धारित समय के भीतर बजट को संशोधित करके पुनः प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो विकल्प डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश नगर अधिनियम 1959 की कौन सी धाराएं नगर निगम के लिए मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित हैं। तो मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित कौन सी धाराएं हैं उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 के मुताबिक। तो इसका जवाब धारा 35 से 40 है। विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है। ग्राम पंचायत के उप प्रधान का कार्यकाल कब समाप्त होता है, जब तक कि अधिनियम के प्रावधानों के तहत अन्यथा निर्धारित ना किया जाए। तो इसका जवाब है ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही तो होता है। विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है विधायक निधि यानी कि MLA-LAD योजना के तहत वित्त पोषण का प्राथमिक स्रोत क्या है तथा स्थानीय विकास के लिए विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को कितना वार्षिक आवंटन प्रदान किया जाता है। तो 51 का जवाब है विकल्प ए, राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट आवंटन 2 करोड़ रुपए, लेकिन मुझे लगता है ई भी हो सकता है क्योंकि यह 3 करोड़ रुपए आता है। ठीक है, तो इसमें 3 करोड़ रुपए दिया नहीं गया है, तो 2 करोड़ ये नियर अबाउट सही हो सकता है, ई भी हो सकता है। आप क्या मानते हो बताओ। इसके बाद है कि ICDS एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, ये तो सही जवाब था इसका विकल्प ए, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विकल्प ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस समिति आयोग ने भारत में ग्रामीण शासन के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। तो बलवंत राय मेहता समिति, ये विकल्प बी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन था कि पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्षों की सीटों और कार्यालयों पर अन्य पिछड़े वर्गों OBC के लिए, तो OBC का आरक्षण जो 27% है। विकल्प ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन था कि SBM चरण 1 के तहत खुले में शौच मुक्त ODF गाँवों में परिवारों की स्वास्थ्य लागत पर अनुमानित वार्षिक बचत क्या है। तो इसका जो उत्तर है वो क्या बनेगा। तो देखो ये है क्वेश्चन नंबर 55 और 55 का जो आंसर है विकल्प ए है 75,000। ठीक है, इसके बाद है 56 कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम NRDWP के तहत घरों में नल कनेक्शन प्राप्त करने हेतु प्रेरित करने के लिए आशा कार्यकर्ताओं को कितनी प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है और यह राशि किस निधि से आवंटित की जाती है। तो यह है आपका विकल्प डी, ये सही है आपका। ठीक है, ₹75। और इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में कौन सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राथमिक कार्य नहीं है। कौन सा आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर का प्राइमरी वर्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो विकल्प है ABCDE सभी को आप पढ़ेंगे, इसके बाद आप आंसर देंगे। तो विकल्प ए ज़्यादा समीचीन प्रतीत होता है, सही प्रतीत होता है। पंचायतों को राज्य विधानमंडल द्वारा अनुमत करों से परे अतिरिक्त कर लगाने की शक्ति प्रदान करना। तो विकल्प ए इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने किस कर सुधार की विशेष रूप से अनुशंसा की थी। तो सही जवाब था खाली भूमि कर का कार्यान्वयन, यानी कि विकल्प बी आपका करेक्ट था। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि
अगला वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, राज्य वित्त आयोग निम्नलिखित में से किसके बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य सरकार और स्थानीय निकाय जैसे पंचायतें, तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन था कि केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार द्वारा निष्पादन अनुदान योजना के अनुसार पंचायतों को प्रदान किए जाने वाले वित्त पोषण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब है विकल्प ए, प्रमुख विकासात्मक क्षेत्रों में पंचायतों के निष्पादन में सुधार। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 में क्या पूछा गया था कि राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान का वित्त पोषण अनुपात कितना है? ये विकल्प ए करेक्ट था, 75:25 केंद्र और राज्य के बीच में। निम्नलिखित में लखपति पहल की प्रमुख विशेषता क्या है? तो विकल्प बी सही था, विभिन्न क्षेत्रों में अपसरण के माध्यम से विविध आजीविका गतिविधियां कार्यान्वित करना। विकल्प आपका यहाँ पर सही था, बी। 62 का बी सही था। 63 का क्वेश्चन था कि 2012-13 से 2017-18 तक के औसत व्यय के अनुसार उत्तर प्रदेश में पंचायतों पर प्रति व्यक्ति व्यय कितना था? तो 63 का जवाब यहाँ पर क्या है? देखो 230 रुपये होना चाहिए था, 230 रुपये किसी में है नहीं, तो ई वाला ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे 250 को भी आप समीचीन मान सकते हो, लगभग नियर अबाउट, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहेगा डी और ई में, ठीक है। एग्जैक्टली 230 रुपये होता तो सही रहता। खैर आगे बढ़ते हैं। 2012-13 से 2017-18 तक के औसत के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल राज्य सार्वजनिक व्यय का कितना प्रतिशत पंचायतों पर खर्च किया गया था? देख रहे हैं प्रश्नों को, बहुत डीप में जाके पूछ रहे हैं आपसे। सही जवाब इसका था 3.8%, विकल्प ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त आयोग ने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? उत्तर प्रदेश के जो राज्य वित्त आयोग था उसने संपत्ति कर निर्धारण की किस प्रणाली की सिफारिश की थी? तो उत्तर था इसका विकल्प बी, क्षेत्र आधारित या साइट मूल्यांकन प्रणाली। विकल्प बी करेक्ट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 था कि किस बिग डेटा प्रोसेस, अब यहाँ से कुछ प्रश्न जो है वो कंप्यूटर से आ रहे हैं, एक दो प्रश्न ही आपको मिलेंगे जो मतलब अच्छे लगेंगे, स्ट्रेटेजी से होंगे। बिग डेटा प्रोसेसिंग में डैश डेटा वॉल्यूम या उपयोगकर्ता की मांग में अचानक वृद्धि नियंत्रण की क्षमता को ये स्केलेबिलिटी जो है संदर्भित करता है। विकल्प डी करेक्ट होगा। इसके बाद है कि एआई के बारे में, तो एआई का उपयोग वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए किया जा सकता है, सही बात है। एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं और एआई ऑनलाइन शॉपिंग के अनुभवों को निजीकृत करने में मतलब बिल्कुल सही बात है। और ये जो दूसरा विकल्प है एआई सिस्टम और डीप लर्निंग समानार्थी हैं, बिल्कुल सही है। 1, 2, 3 सभी करेक्ट हैं यहाँ पर, तो 1, 2, 3 वाला जो विकल्प है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स उपयोगकर्ता फीड को क्यूरेट करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर सकती हैं। बिल्कुल भाई साहब करती हैं। एआई रिलेवेंट कंटेंट को प्रेडिक्ट करने और प्रमोट करने के लिए उपयोगकर्ता के व्यवहार का विश्लेषण, यही काम तो होता है आजकल, ठीक है। आप जो कुछ भी देखो यूट्यूब पर, यूट्यूब आपको वही दिखाएगा, फेसबुक आपको वही दिखाएगा, इंस्टा आपको वही दिखाएगा, तो ये चीज़ तो प्रयोग में लाई जाती है, ये बिल्कुल सही है। कथन भी, कारण भी और व्याख्या भी, तो विकल्प डी करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि MS एक्सेल में एक्स लुकअप और वी लुकअप के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो विकल्प ए, एक्स लुकअप क्या करता है? रिवर्स और हॉरिजॉन्टल लुकअप की अनुमति देता है। डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम के बारे में गलत कथन की पहचान करना था आपको। सही जवाब क्या था? विकल्प सी, सुरक्षा कारणों से डेटाबेस को एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, ये गलत कथन है, ठीक है। विकल्प सी गलत था। आपके विंडोज़ कंप्यूटर को लॉक करने का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होगा? आप विंडोज़ दबा के L दबा दो, लॉक हो जाएगा। और प्रोटोकॉल, अब यहाँ पर देखेंगे प्रोटोकॉल, देखो बिल्कुल सही यहाँ पर मैच करा दिया गया है, तो सही जवाब है HTTP में पोर्ट नंबर 80 होते हैं, HTTPS में 443 होते हैं, FTP में 21, SMTP में 25, तो बिल्कुल सही मैच है, ठीक है। विकल्प डी इसका सही था। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था भाई कि विंडोज सिस्टम रिस्टोर सुविधा व्यक्तिगत फाइलों को प्रभावित किए बिना सिस्टम स्तरीय परिवर्तनों को पूर्ववत कर सकती है। यह निश्चित अंतराल पर या महत्वपूर्ण अपडेट से पहले रिस्टोर पॉइंट नामक स्नैपशॉट बनाती है।
तो देखो अभिकथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की व्याख्या भी है, तो देन दिस इज विकल्प डी आपका सही होगा। ठीक है, 73 का जो डी विकल्प है ये सही है। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर आपको सूची ए को सूची दो को मैच कराना था। तो पर्यवेक्षित अधिगम जो है यह लेबल किए गए इनपुट आउटपुट युग्मों के अधिगम होते हैं। अपर्यवेक्षित अधिगम जो है लेबल किए गए डाटा के बिना अधिगम होता है। और यहाँ पर जो आपका विकल्प सी था सही था, सी का 2 सही था। परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से अधिगम यानी कि सुदृढ़ीकरण अधिगम, और ये आपका डायरेक्ट यहाँ पर था अर्ध पर्यवेक्षित अधिगम, लेबल किए गए और लेबल नहीं किए गए डेटा से अधिगम। तो विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि HTML और HTTP और www फंक्शनिंग के लिए आवश्यक हैं। HTML वेब दस्तावेज संरचना को परिभाषित करता है, जबकि HTTP सर्वर और क्लाइंट के बीच वेब कंटेंट को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है। तो 75 का डी सही है। डी क्यों सही है? क्योंकि भाई साहब दोनों कथन कारण सही हैं, अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है कारण, तो डी आपका जो है उत्तर बनेगा। अगला क्वेश्चन था कि कौन सा सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल का उदाहरण है? तो सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल के बारे में बात हो रही है और सही जवाब आपका था SSH, विकल्प ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी गलत कथन की पहचान करना था इसमें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कभी भी हटाए गए संदेशों को संग्रहित नहीं करते हैं, भाई साहब संग्रहित करते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पर किसी उपयोगकर्ता को ब्लॉक करने से, उन्हें कमेंट्स या संदेशों से आपका उल्लेख करने से रोका जाता है, करेक्ट है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रैकर्स के माध्यम से अपने ऐप के बाहर ब्राउजिंग बिहेवियर एकत्रित कर सकता है, सही है। और वेरीफाइड बैच ये सुनिश्चित करते हैं कि खाता प्रमाणिक है, सब सही है। यहाँ पर विकल्प ए जो है ये गलत है। ठीक है, तो विकल्प ए जो है 77 का ए जो है ये गलत है, तो यही हमारा आंसर था। भारत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र AI को अपना रहा है, बिल्कुल सही बात है। और डॉक्टरों की जगह AI सक्षम मशीनें लगा रहा है। डॉक्टरों की जगह पर तो अभी मशीनें नहीं लग रही हैं। ठीक है, हाँ डॉक्टर AI का उपयोग भले कर रहे हों, तो कारण तो सही है लेकिन कथन जो है गलत है। इसका मतलब है 78 में ए गलत है, आर सही है, तो विकल्प सी हमारा जो है बनेगा उत्तर। अभी तो डॉक्टर की ज़रूरत में है भाई साहब, मशीनें कितना समझाएंगी। आप कभी गूगल पर सर्च कर लो किसी बीमारी को डाल के, ऐसे से आपको कारण बताएगा, इलाज बताएगा ना कि बीमारी तो बाद में ले जाएगी उसके पहले काम हो जाएगा। हमले का प्रकार और तरीका, तो यहाँ पर फिशिंग क्या है? क्रेडेंशियल चुराने के लिए भ्रामक ईमेल भेजना, ये करेक्ट है आपका। SQL क्या है? SQL इंजेक्शन, इसका जो सही जवाब है 3 में जाएगा। डेटाबेस की वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठाना, और रैंसमवेयर एनक्रिप्ट करना और भुगतान मांगना, मेल इन द मिडल दो पक्षों के बीच संचार को बाधित करना, तो ये इस प्रकार से मैच होगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि कंप्यूटर की पीढ़ी कौन सी थी? पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे, करेक्ट है। दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर आ गए थे। तीसरी पीढ़ी में एकीकृत सर्किट आ गए थे, IC। चौथी पीढ़ी में क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर चिप्स आ गए थे, ये बिल्कुल आपका सही है, विकल्प डी। इसके बाद क्वेश्चन ये पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2015 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और पूछ रहे हैं कि कथनों में कौन कौन से सत्य हैं। तो आपको 1, 2, 3, 4 सभी कथनों को पढ़ना है और ये बताना है कि इनमें कौन सा आपका जो है वो करेक्ट है, सही है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा। 1, 2, 4 क्यों? तीसरा पढ़ो। नियम आवेदनों के निपटान के लिए एक संरचित कार्य प्रवाह की परिभाषित नहीं करते हैं, ये गलत है आपका। बाकी हालांकि इन नियमों के लागू होने से पहले दायर की गई शिकायतें और अपील यदि सही पाई जाती हैं और पंजीकृत हैं तो उन पर पहले की तरह कार्रवाई की जाती रहेगी। और इन नियमों के तहत आवेदनों की निगरानी के लिए एक चेकलिस्ट प्रणाली उपलब्ध है। सेवाओं और कार्यात्मकताओं को स्वचालित करने के लिए विभागीय दस्तावेजों का अध्ययन किया जाता है। तो 1, 2, 4 आपका जो है ये सही है, विकल्प डी करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन था कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व और उनकी भूमिका। देख रहे हैं बहुत कम प्रश्न आपके आए हैं इस प्रकार से। नाना साहब कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था, नाना साहब ने, करेक्ट है। कारू भगत रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी थे, करेक्ट है। मौलवी अहमदुल्ला साहब फैजाबाद से अग्रणी थे, ये सही है। खान बहादुर खान बरेली में, सही है। 1, 2, 3, 4 वाला विकल्प किसमें दिया गया है? 1, 2, 3, 4 वाला विकल्प डी में दिया गया है। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो
विकल्प डी बनेगा। ठीक है। फिर आपका जो अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध हस्तियों और उत्तर प्रदेश में उनके जन्म स्थानों की निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है। तो पंडित रविशंकर जो थे वाराणसी में पैदा हुए थे, ये तो आप जानते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुजफ्फरनगर में, ये भी सही है। सौरभ शुक्ला गोरखपुर में, सही है। मुजफ्फर अली प्रयागराज में नहीं बल्कि लखनऊ में पैदा हुए थे, तो ये गलत है आपका। तो यही हमारा उत्तर बनेगा, विकल्प डी। फिर अगला क्वेश्चन था कि निवेश सारथी पोर्टल द्वारा निम्नलिखित में कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है। तो निवेश सारथी पोर्टल द्वारा कौन सी सेवा प्रदान नहीं की जाती है, 84। तो 84 का सी जवाब था। उद्योगों के लिए भूमि आवंटन करना, ये काम निवेश सारथी पोर्टल नहीं करता है, बाकी काम तो करता है। तो 84 का जो सी है ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 85, और प्रश्न में ये पूछा गया था कि चंदायन मुल्ला दाऊद की महत्वपूर्ण अवधि सूफी कृति है और इसमें लोरिक और चंदा की प्रेम कहानी है, तो विकल्प ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार की किसानों के लिए दुर्घटना मुआवजा योजना के तहत कौन सा कथन गलत है। एक हाथ और एक पैर की हानि की स्थिति में मुआवजा होगा 3 लाख रुपए, ये गलत है। बाकी सारे कथन यहाँ पर आपके सही थे। तो 1, 2, 3 आपके जो है मतलब ए सी डी वाला जो विकल्प था ये सही था। उत्तर तो लेकिन बी बनता ना, क्योंकि पूछ रहा था कौन सा कथन गलत है, तो बी जो है गलत था। इसके बाद है सेवा क्षेत्र और हवाई अड्डे का नाम, बहुत ही सिंपल था ये। अयोध्या में जो हवाई अड्डा है वो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह, जेवर नोएडा में है और वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री है। बिल्कुल यहाँ पर करेक्टली जो है मैच पहले से ही आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत पात्रता मानदंड के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। ठीक है। तो अगर आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि कर्मचारी को 1 अक्टूबर 2020 के पहले ईपीएफओ के साथ पंजीकृत किसी भी प्रतिष्ठान में नियोजित नहीं होना चाहिए, सही है। कर्मचारी को रुपये 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए। कर्मचारी को रुपये 15,000 से कम मासिक वेतन मिलना चाहिए और कर्मचारी के पास 1 अक्टूबर 2020 से पहले यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं होना चाहिए, ये जो था वो गलत था। तो विकल्प डी आपका करेक्ट है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश आपराधिक कानून संशोधन अध्यादेश 2024 के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। 3 कथन यहाँ पर दिए गए हैं और पूछ रहे हैं कि कौन कौन से कथन यहाँ पर आपके सही हैं। तो इसमें जो विकल्प है वह यह यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी कि पास्को अधिनियम 2012 के तहत आरोपित होने पर किसी आरोपी को अग्रिम जमानत प्राप्त होने के अयोग्य ठहराता है, सही है। यह गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के तहत अपराधों के लिए अग्रिम जमानत को प्रतिबंधित करता है, करेक्ट है। इसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन अधिनियम 2021 के तहत मामलों के लिए अग्रिम जमानत को रोकते हैं, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 सब सही हैं आपके। 89 का विकल्प सी आपका सही है। आगे बढ़ते हैं और 90 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। कौन सा क्रांतिकारी संगठन राम प्रसाद बिस्मिल से संबद्ध नहीं था। तो इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संबद्ध था, शिवाजी समिति भी और मातृवेदी भी। अनुशीलन समिति जो थी ये कब बनी थी, 1902 में, 1902 में। और ये जो कहाँ पर बनाया गया था, कोलकाता में। सतीश चंद्र बोस और बैरिस्टर प्राणनाथ मित्र ने मिलकर इसे बनाया था। तो सी जो था ये संबंधित नहीं है, उत्तर इसका सी था। भारत सरकार द्वारा स्थापित किस स्वायत्त निकाय ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कौशल विकास और MSME में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए गुणवत्ता संकल्प पहल का नेतृत्व किया है। तो 91 का जो जवाब है यह है भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI, विकल्प ए आपका जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नृत्य रूप बरसात के मौसम में महिलाओं द्वारा किया जाता है। बरसात में कजरी चलती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का जश्न मनाते झांसी की रानी लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा, विकल्प बी सही है। इसके बाद है कि जिला बनने से पहले शामली जो था यह मुजफ्फरनगर प्रबुद्ध नगर के रूप में था, ये विकल्प डी इसका करेक्ट है। इसके बाद है कि मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 1803 में अंग्रेजों द्वारा
आगरा शहर पर कब्जा करने से पहले किस सत्ता का नियंत्रण था? तो 95 का जो विकल्प बी है सही है, मराठों का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम में किए गए संशोधनों का सटीक वर्णन करता है? तो 96 का जो विकल्प बी है ना, 2014 के संशोधन अधिनियम ने 1 अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष और 25 सदस्यों के पद प्रस्तावित किए थे। विकल्प बी आपका सही है, 96 का बी। फिर 97 है कि अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। कौन सा गांव उन गांवों में एक नहीं था? देख रहे हैं आप, अवध के शासन के अंतिम चरण में कानपुर का निर्माण कई गांवों को मिलाकर किया गया था। कौन सा एक गांव उसमें नहीं था? सीमा मऊ, बिठूर, कुरस्वाम, पटकापुरा, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब इसका क्या है? 97 का बिठूर। ठीक है। फिर 98 का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला दशहरा के दौरान एक अद्वितीय सांस्कृतिक जुलूस नकटैया, ये कहाँ पर होती है? बनारस में। विकल्प बी सही है। नेक्स्ट है आपका कि ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, ठीक है, तो ये था, डलहौजी का नाम तो इसमें है नहीं कहीं, तो ई उत्तर बनेगा आपका। फिर लास्ट क्वेश्चन था कि रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह पुरस्कार विशेष रूप से उन महिला खिलाड़ियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश की मूल निवासी हैं, तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद है आपका कि पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को बेसिकली यहाँ पर जो 1, 2 और 3 है ना, ये तीनों आपके सही हैं, चौथा सही नहीं है, तो इसका उत्तर बनेगा विकल्प डी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न आपके सामने हैं और प्रश्नों को लेकर क्या अनुभव रहा आपका। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो फिर आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। और चैनल को सपोर्ट करिए, आप लोग थोड़ा सा ऐसे ग्रो करवाइए। ठीक है, और आपकी नेक्स्ट परीक्षा कौन सी है ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उस पर भी आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेकर आ सकूं। और हाँ, अगर आपको कहीं पर भी कुछ बातें अच्छी लगी हों, कुछ बातें बुरी लगी हों, बेहिचक लिखिएगा। ठीक है, संकोच बिल्कुल मत कीजिएगा। अच्छाई बुराई सब मैं सुनना पसंद करता हूं, तो ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद आपका।